हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। अभी मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन आप दिल से यकीन मानिएगा, इन दोनों महानुभावों की मैं अपने चैनल पर सूरत भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि इनके चेहरे उजागर करने के लिए हमें इनकी वीडियो अपने चैनल पर चलानी पड़ती है। इन दोनों महानुभावों का मैं परिचय दे दूं और वो वीडियो भी दिखाऊं, इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है और एक बड़े भाई के नाते आपको आदेश भी दे रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और आपको लगता है मैं देश हित में, राष्ट्र हित में बातें कहता हूं और खबरें दिखाता हूं, तो सबसे पहले मैं इन महानुभाव का परिचय दे दूं। ये महानुभाव अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार नेता बताते हैं, परंतु इन्हीं महानुभाव के मंत्रिमंडल के तीन मंत्री दिल्ली के तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहे हैं और ये खुद भी थोड़े ही समय बाद शायद ये भी तिहाड़ में आपके लिए आटा पीसने के लिए चले जाएं। और मैं बता दूं, कुछ लोग तो इनको गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला कहते हैं और लोमड़ी से भी ज्यादा तेज और तर्रार इस व्यक्ति को मानते हैं। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि व्यक्ति कौन है? अगर आप नहीं बता सकते, बाकी ज्यादातर लोग तो समझदार हैं और समझ गए होंगे ये व्यक्ति कौन है। अब इस व्यक्ति की ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये व्यक्ति क्या कह रहा है। नमस्कार। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं,
आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा और बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, यह व्यक्ति कह रहा है कि अचानक भाजपा को ऐसा क्या कीड़ा काटा कि आज सत्ता में आए हुए भाजपा को 10 वर्ष हो गए हैं और 10 वर्ष के बाद जब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं तो भाजपा अचानक से CAA क्यों ले आया, यानी नागरिक संशोधन अधिकार का बिल क्यों ले आया। तो मैं इन महानुभाव को बता दूं, 4 साल पहले इसी CAA को लेकर देश में भीषण दंगे हुए थे। देश की राजधानी के मौजपुर क्षेत्र में, जहां 50 से ज्यादा दोनों संप्रदाय के लोगों ने जान गंवा दी थी। और उसके बाद इस इम्प्लीमेंट को तैयार करने में, इसके नियमावली को तैयार करने में 4 वर्ष की देरी हो गई। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्होंने अपने वायदों को तो पूरा किया और आपने शायद अपना कोई वायदा नहीं पूरा किया। और इसी वीडियो में ये महान ईमानदार नेता ये भी कह रहा है, अगर ये CAA लागू हो गया तो बाहर से जो अल्पसंख्यक हैं वो 2.5 से 3 करोड़ भारत में आ जाएंगे, तो भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं इन जनाब से, इन लोमड़ीवाल से, जब आप विदेशी घुसपैठियों को, जो देश के दुश्मन हैं, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को दिल्ली में शरण दे रहे थे, तब क्या दिल्ली में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही थी? बेरोजगारी तो छोड़िए, दिल्ली का क्राइम रेट कहां जा रहा था। और यह बात मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद जाके दिल्ली के शाहीन बाग के नजदीक मदनपुर खादर में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां पर रोहिंग्याओं की बस्ती बनी हुई है और इन्हीं का विधायक अमानतुल्ला खान किस तरह से वहां पर उनको मुफ्त बिजली, राशन पानी दे रहा था और खुद दिल्ली सरकार उनको मेहमानों की तरह 10-10 हजार रुपए आवंटित कर रही थी। और ये जो बार बार हमारे हिंदू भाइयों को, जो विस्थापित हिंदू हैं, उनको बार बार पाकिस्तानी 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 कहकर बुला रहा है, वो हमारे भाई हैं। जो ये जिहादी हैं, इनके पास पूरी दुनिया में 56 से 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इनके रहने के लिए बहुत से देश है, लेकिन जो हमारे पीड़ित प्रताड़ित हिंदू भाई हैं, जैन भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, सिख भाई हैं या पारसी हैं, उनके पास कौन सा देश है? केवल वो आशा की दृष्टि से देखते हैं तो भारत की ओर देखते हैं और ये बार बार उनको पाकिस्तानी कह रहा है। ऐसे में मैं भी पाकिस्तानी हूं, क्योंकि मेरे दादाजी जब देश का बंटवारा हुआ था, मां भारती के सीने पर एक जख्म लगा था, तब लाहौर से दिल्ली आए थे। ऐसे में तो हम भी पाकिस्तानी हुए ना। ये तमाम हिंदुओं को पाकिस्तानी कह कहकर हमारे गाल पर तमाचा मार रहा है और ये कह रहा है कि उनको यहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनके लिए मकान दिए जाएंगे। तो यही लोमड़ीवाल उनके लिए, आपको बताऊं, बकरवाल के अंदर EWS के तहत रोहिंग्या के लिए फ्लैट बना रहा था और द्वारका के अंदर एक गांव के अंदर रोहिंग्या बच्चों के लिए स्कूल बना रहा था। और महीनों वहां के गांव वालों ने वहां पर भूख हड़ताल करी, अनशन करा, विरोध प्रदर्शन करा, तब जाके वो स्कूल बनना बंद हुआ था। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मेरे पास सबूत हैं। आप वो तमाम वीडियो मेरे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्यों का सबसे बड़ा मददगार कौन है। तब इनको देश के लोगों की रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं थी। पूरे सीमापुरी के अंदर, पूरे शाहीन बाग के अंदर, मदनपुर खादर के अंदर इन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को बसा रखा है, जो इनका वोट बैंक है। ये जनाब कह रहे हैं कि जब ये बाहर से प्रताड़ित हमारे विस्थापित भाई आएंगे तो ये भाजपा का वोट बैंक बनेंगे। लेकिन आपने क्या सोचकर दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया था, बांग्लादेशियों को बसाया था? क्या वो आपका वोट बैंक नहीं बने? उन्होंने जिन्होंने गुपचुप तरीके से यहां पर ID प्रूफ बना लिए हैं, आधार कार्ड बना लिए हैं, वो सब आपका वोट बैंक हैं। मैं तो कहता हूं खाली CAA नहीं, NRC भी लागू होना चाहिए। जितने अवैध घुसपैठिए हैं, इनके पिछवाड़े पर लात मारकर इनको वापस इनके देशों में भेजना चाहिए। और वहां से जो विस्थापित हिंदू, हमारे जैन, बौद्ध, सिख भाई हैं,
केवल 3 देशों की बात करी है, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, क्योंकि वहां पर जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो यज्ञ विदित है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। अब मैं आपको अगली वीडियो दिखाता हूं। इन महिला का मैं परिचय दे दूं। कहने को ये अपने आप को हिंदू कहती हैं, लेकिन लगता है गुपचुप तरीके से ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, क्योंकि इनको राम नाम से नफरत है। ये ताड़का की भांति भड़क जाती हैं। अगर राम बोल दो, राम राम बोल दो, कहते मुझे गाली दे रहे हो। आप इनका परिचय भी समझ गए होंगे। अब इनकी वीडियो को देखिए, ये महिला क्या कह रही हैं, और एक राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए। শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা 2015 সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। आपने इनकी वीडियो भी देख ली, किस तरह से अपने गालों पे तमाचे मार मार के चिल्लाती हैं, हो करती हैं। ये कह रही हैं कि सीए लागू करा जानबूझकर। जिस दिन रमजान शुरू हुआ उस दिन सीए लागू क्यों किया गया? अरे भाई, साल में अगर 2 बार नवरात्र आते हैं, नवरात्रों में भी अगर सीए लागू कर दिया जाता तो क्या आपत्ति हो जाती है? और अगर रमजान के समय में ये लागू हो गया है तो क्या किसी बिल्ली ने कोई बटेर खा लिया है? इतना हाय तौबा क्यों कर रही है? और ये कह रही है मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर सीएए लागू नहीं होने दूंगी। तो इन मोहतरमा को मैं बता दूं, क्योंकि ये कानून देश की संसद से सर्वसम्मति से और पूर्ण बहुमत से लागू हुआ, तो इन मोहतरमा की कोई औकात नहीं है कि अपने राज्य में, या इनकी क्या किसी भी देश के सीएम की कोई औकात नहीं है कि अपने राज्य में सीएए लागू करने से मना कर सके। और ये वोट बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का ये मारीच और ताड़का के जो वोट बैंक है वो कौन है? वो सारे विदेशी घुसपैठिए हैं, और देश में इन घुसपैठियों को बसाने के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो दिल्ली वालों, एक बार तो आप 2 बार गलती कर चुके हो, इस बार लोकसभा के इलेक्शन में गलती मत करना, मत चूकना। जो हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, सिख भाइयों को पाकिस्तानी कह रहा है, इस बार इसको ऐसा सबक सिखाओ। ये बार बार मुफ्त की रेडियो के लालच में आपको बेवकूफ बनाता है और आप प्रलोभन में आकर इनकी बातों में फंस जाते हैं। अभी इसने एक घोषणा करी है, इसने कहा है कि दिल्ली की हर महिला को जो 18 वर्ष की हो चुकी है या उससे ऊपर है, मैं 1,000 रुपए दूंगा। ये भी आपको बेवकूफ बना रहा है, दिल्ली की आधी जनता को बेवकूफ बना रहा है। आधी जनता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आधी जनसंख्या महिलाओं की भी है। ये बजट में तो इन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन ये जो घोषणा लागू होगी ये जुलाई अगस्त के बाद लागू होगी, यानी लोकसभा के इलेक्शन गुजर जाएंगे। और ये जो इसके लालसा है ना कि दिल्ली की 2-4 सीटें मैं महिलाओं के द्वारा हत्या लूं, तो इसकी इस मंशा को मेरी बहनों लालच में मत बिकना। ये आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई योजना नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि ये धन लाएगा तो लाएगा कहां से? आपने सुना होगा इस दिल्ली को 7 बार विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, और 8वीं बार ये गिरगिट के भेष में बैठा हुआ व्यक्ति लूटने की कोशिश कर रहा है। क्या आप चाहेंगे हमारी दिल्ली एक बार फिर लूटे और आप कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं? अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे हों, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरी आवाज को जन जन तक अवश्य पहुंचाएं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र राजेश भसीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।